गाइस एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। और आज हम अटेंड करेंगे हमारे पॉलिटी की थर्ड क्लास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी लास्ट की जो दोनों क्लासेस थी उसमें हमने 1950 के पहले यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जितने भी एक्ट्स थे जो कि अस्तित्व में थे या जिनकी मदद से हम देख रहे थे समय समय पर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में फंक्शनिंग हो रही थी, उन्हें हमने काफी अच्छे से समझा था और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करते थे उनको भी हमने देख लिया था। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले तो ये भी देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है, इसकी मेकिंग प्रोसेस कैसी रही थी, राइट। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेस थे जिनके थ्रू हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ते हैं दैट इट इज अ बोरोड बट द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने आप में हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सच है कि जब 1950 में 1946 के बाद से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पर, तो यहाँ से जो शुरुआत होती है वो ना केवल ब्रिटिश एरा के कुछ पुराने जो भी एक्ट्स थे उनके कुछ अच्छे फीचर्स को लेकर के, बल्कि दुनिया भर के देशों में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे उस हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसी स्पेशलिटीज, कुछ ऐसी कह सकते हैं फीचर्स, कुछ ऐसी बातें जो हमारी इंडियन सोसाइटी पर फिट बैठती थी और हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए एक हम कह सकते हैं कि आइडल क्रिएट करने में हमारी मदद करती, उनको हमने हमारे संविधान का एक हिस्सा बनाया है, राइट। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम शुरुआत कर रहे हैं आज। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो बात ये आती है कि भाई मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी असेंबली में, होगी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक असेंबली बनाई जाएगी। पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसका आइडिया आया कहाँ से, राइट। सो द फर्स्ट पर्सन टू प्रोपाउंड द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? तो ये जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये आइडिया दिया कि हमारी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि क्या करेगी, हमारे देश का संविधान बनाने का कार्य करेगी। ये फर्स्ट टाइम जो आइडिया दिया था ये दिया था श्री एम.एन. रॉय ने, ठीक है। एम.एन. रॉय ने ये आइडिया एक्चुअली में 1934 में दिया था। अब 1934 में दिया था तो 1935 में हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 आ गया था, राइट। तो एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था 1934 में और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसकी डिमांड को, इनकी डिमांड जो थी उसको सपोर्ट किया था। आईएनसी ने भी फिर एक बार डिमांड की कि हमें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी जाए, राइट। सो दिस इज हाउ द डिमांड, और वी कैन से दैट कि एक आइडिया जो था, एक रफ वर्क में जो एक आइडिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, वो क्रिएट हुआ, ठीक। इसके बाद सेकेंड चीज हमको क्या ध्यान रखनी है, ये जो डिमांड की गई थी, ये डिमांड ऑफर का जो ऑफर था ये एक्सेप्ट कब हुआ? तो ये डिमांड जो है ये एक्सेप्ट हुई थी अगस्त ऑफर में, ठीक है। नाम याद रखना है, अगस्त ऑफर। कब आया था अगस्त ऑफर? 1940 में। अच्छा, 1940 में अगस्त ऑफर आया था, इसने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट हुआ, क्वेश्चन पूछेगा कि अगस्त ऑफर के समय वायसरॉय कौन थे। तो पता होना चाहिए कि अगस्त ऑफर के समय वायसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे उस समय वायसरॉय थे जब हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे। फिर इसके बाद 1942 में क्या हुआ था कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और मुस्लिम लीग ने उसकी डिमांड को डिनाई कर दिया था। देन अगेन इसके बाद कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने क्या किया, लीग को सेटिस्फाई करते हुए कुछ आइडियाज दिए। तो लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास रहती है वो रहती है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का जो प्लान आया था उसने क्या किया, उसने लीग को सेटिस्फाई किया। लीग से यहाँ पर हमारा मतलब है मुस्लिम लीग से, राइट। तो लीग वॉज सेटिस्फाइड विद द आइडिया of the cabinet mission and so they allowed for the creation of a constituent assembly, ठीक। अब असेंबली क्रिएट होती है, असेंबली क्रिएट होती है तो असेंबली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना था? असेंबली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे 389 मेंबर्स के साथ हमारी असेंबली क्रिएट हुई। फिर क्या हुआ, नवंबर 1946 में ये क्रिएट हुई थी। अच्छा,
अब अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए 389 मेंबर्स थे, नवंबर 1946 में ये क्रिएट हुई थी। बट अगर थोड़ा सा और इसको हम इन डेप्थ लेके चलें तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया से, यानी ब्रिटिशर्स के अंडर जो हमारा इंडिया का सेक्शन था, वहां पर जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम के इलेक्शन में 296 मेंबर्स ऐसे थे जो ब्रिटिश इंडिया से सिलेक्ट हुए थे, राइट, और 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से आए थे। यानी इस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो चुने गए थे। जानने वाली बात इसमें हमारे लिए ये है कि ये जो मेंबर्स चुने गए थे इसमें आपके मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे और जनरल भी थे। मतलब जो इलेक्शंस हुए थे 1937 के बाद इसके इलेक्शंस हुए थे तो इसमें मुस्लिम, सिख्स और जनरल, राइट, ये तीनों ही कैटेगरी के सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद शुरुआत होती है वर्किंग ऑफ द असेंबली की। मतलब ये एक आइडिया हमको हो गया कि भाई हमारे देश का कानून बनेगा, तो हमारे देश के कानून में हमने देख लिया कि किस तरीके से असेंबली का इलेक्शन हुआ, असेंबली का आइडिया आया और असेंबली के सदस्यों की संख्या क्या रही, राइट। तो देखो सबसे पहले तो अब वर्किंग की अब हम बात करेंगे तो वर्किंग शुरुआत होती है, फर्स्ट जो मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग होती है। फर्स्ट मीटिंग में अब हमें क्या था कि जब भी हम मीटिंग करेंगे तो हमें किसी भी चेयरपर्सन की अनिवार्यता होती है। तो फर्स्ट मीटिंग जब हमारी हुई तब उस वक्त तक डिसाइड नहीं था कि इलेक्शंस कौन लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई उसमें एक हमारे मेंबर थे, सीनियर मोस्ट जो मेंबर थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, राइट। सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने क्या किया, अपना फर्स्ट चेयरपर्सन बनाया। फर्स्ट के साथ साथ एक वर्ड और याद रख लेंगे, दैट ही वाज द फर्स्ट येट द टेम्पररी चेयरपर्सन। इनको हमने बना दिया था चेयरपर्सन हमारी फर्स्ट मीटिंग के लिए। फिर क्या हुआ होगा, फिर एक सेकेंड सिटिंग लगी। सेकेंड सिटिंग हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946 को, राइट। मतलब अगर आप देखो 11 दिसंबर 1946 तो सेकेंड मीटिंग हमारी होती है। सेकेंड मीटिंग में हम डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, आगे चल के हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद बनाते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं दो लोग। पहले होते हैं हमारे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे हमारे वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। नाम एक्चुअली में क्या होता है, जनरली हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ प्रेसिडेंट का नाम ध्यान होना चाहिए, सेक्रेटरी का नाम ध्यान होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट कौन पूछता है, बट नहीं। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट के नाम भी पता है तो कई बार आपको एलिमिनेशन में, जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने जाओगे, आपको बहुत मदद मिलेगी व्हेन यू नो दैट दे टू नॉट कैन बी द सेक्रेटरी और द प्रेसिडेंट, क्योंकि ये क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। सिमिलरली इसके बाद आप देखोगे, अब आगे हम बढ़े कि भाई मीटिंग्स हो रही हैं। मीटिंग होते होते हम पहुंचे 13 दिसंबर 1946 की मीटिंग में। 13 दिसंबर 1946 की मीटिंग होगी। 13 दिसंबर 1946 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन आएगा एक प्रपोजल और उस प्रपोजल का नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक्चुअली में पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे एक आइडिया दिया था कि हमारा जो संविधान होना चाहिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए। इन शॉर्ट हम कहें कि आने वाले इंडिया को लेकर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि नेहरू जी ने ये बताया कि उनके हिसाब से हमारा जो देश है आने वाला, हमारा जो संविधान है, उसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, उसको उनने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में रखा था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चल करके आपका प्रीएम्बल डिक्लेयर होता है, इसको ध्यान रखना है हमको। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे इसमें समथिंग अबाउट 11 पॉइंट्स थे, ठीक है। और इन्हीं 11 पॉइंट्स के बेसिस पे आगे जाकर के क्रिएट होती है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश हो गया 13 दिसंबर 1946 को, एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को।
एक्सेप्टेंस से यहाँ पे हमारा मतलब है कि मेजॉरिटी रूल जो भी उस वक्त का हमारी प्रोसेस रही थी उसके थ्रू हमने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास कराया था। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी तक हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 के बाद 1947 की सबसे इंपॉर्टेंट डेट 15 अगस्त 1947 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। देश की व्यवस्था में परिवर्तन, बाइफर्केशन टुक प्लेस, दो डोमिनियंस क्रिएट हुए, इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गए। तो भाई इसके पहले जो हमारे 389 मेंबर्स थे, अभी तक तो हम 389 देख रहे थे, पर इन 389 में से अब कुछ मेंबर्स की संख्या कम होने वाली होगी। क्यों? क्योंकि काफी सेक्शन जो है पाकिस्तान के पास जाएगा। हम जानते हैं कि जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू हमने ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के नाम से दो डोमिनियंस बनेंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला था। और इसके अलावा वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ये भी हमने कहा था। माउंटबेटन के सेपरेशन प्लान के बाद ये डिसाइड हुआ था, राइट। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो फिर क्या हुआ, माउंटबेटन प्लान मैंने बताया, माउंटबेटन का एक सेपरेशन प्लान था, पार्टीशन प्लान था जो उन्होंने दिया था। तो माउंटबेटन का जो प्लान था वो आया था जून में, जून 1947 में। उसके बाद इंडिया आजाद हो जाता है, बाइफर्केशन होता है। फिर क्या होगा, फिर भाई फिर असेंबली पर क्या असर होगा। तो जो हमारी असेंबली थी, जिसमें पहले की संख्या कितनी मैं बोल रही हूँ बार बार, 389 थी, है ना। प्रीवियस नंबर्स थे आपके 389। आफ्टर इंडिपेंडेंस कितने हो जाएंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस घट करके सदस्य संख्या हो जाने वाली है 299। दैट मीन्स देयर इज एन चेंज ऑफ -90। फिर ये जो असेंबली थी हमारी, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन अब क्रिएट कर रही है इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो असेंबली ने अपना काम जारी रखा, लेकिन अब यहाँ पर एक जो बात हम देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि क्योंकि अब भारत जो था 1947 के बाद आजाद हो गया, तो असेंबली अब दो लेवल पर मिलती थी। एक वो मिलती थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, और एक वो मिलती थी एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे मिलती थी, यानी कि अब यहाँ पे आप देखो कि ये असेंबली दो प्रकार से काम करेगी। फर्स्ट मोड है इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना, सेकंड मोड है इसका लेजिस्लेचर चलाना। तो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह जब भी मिलेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह जब भी मिलेंगे, तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी में मिलेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, वो इसको चेयरपर्सन रहेंगे। और जब एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी हम मिलेंगे तो जीवी मावलनकर इसको एड्रेस करेंगे। कंफ्यूज होने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे लेजिस्लेचर के काम होंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है। कंफ्यूजन का कोई रोल यहाँ पर नहीं रह जाएगा। जीवी मावलनकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए है क्योंकि जहां पर हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना पहला राष्ट्रपति घोषित किया था, वहीं हमने जीवी मावलनकर को हमारा हाउस ऑफ पीपल का फर्स्ट स्पीकर भी घोषित किया था। सो हाउस ऑफ पीपल के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो कौन थे, जीवी मावलनकर। और यही क्या कर रहे थे, एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी जब भी असेंबली मिलती थी इसकी अध्यक्षता जीवी मावलनकर किया करते थे, राइट। अब अदर फंक्शंस की बात करें कि और ऐसे कौन कौन से फंक्शंस थे जो चल रहे होंगे, तो अदर फंक्शंस में अब हम बात करते हैं अदर फंक्शंस की। तो अदर फंक्शंस में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदर फंक्शंस में यहाँ पे हम बात करें संविधान के अलावा बाकी वस्तुओं की, ठीक है। तो अदर फंक्शंस में हमको क्या ध्यान रखना है कि हमने हमारा फ्लैग कब अडॉप्ट किया होगा। फ्लैग हमने अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 के दिन। इसी के साथ अगला प्रश्न उठता है कि हमने हमारा जो नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है वो कब अडॉप्ट किया। तो सॉन्ग और नेशनल एंथम, राइट, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम ये हमने अडॉप्ट किया है 24 जनवरी 1950 के दिन, 24 जनवरी 1950। देन हमारा जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, प्रेसिडेंट थे, वो पोस्ट हमने जब क्रिएट कर दी थी तो उसके बाद वो भी हमने जो है अस्तित्व में लाई है 24 जनवरी 1950 से। और इसके अलावा
जो हमें ध्यान देना है कि अब ये बात आ रही है कि इसको ध्यान कैसे रखा जा सकता है। तो एक यहाँ पे छोटा सा जो लॉजिक या सेंस आप लगा सकते हो वो ये लगा सकते हो कि जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, हम जब आजाद हो रहे थे तो हमें आजादी में हमारा एक झंडा या जो हम कह सकते हैं ध्वज है ना, हमको उसकी जरूरत थी क्योंकि हम आजाद हो रहे हैं। कोई भी चीज आजाद होती है या कोई भी चीज पर जब किसी भी चीज जैसे हम देखते थे पुराने जमाने में भी कि किले पर या इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज होती थी उन पर किसी भी व्यक्ति का हक प्रदर्शित करने का सबसे इजीएस्ट वे होता था उस पर्टिकुलर जो टीम थी उसका झंडा वहां पर फहराया जाता था, राइट। तो अगर हम कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान आजाद है, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं है, तो भाई हिंदुस्तान में अंग्रेजों का झंडा नहीं फहरेगा, राइट। तो अंग्रेजों का झंडा नहीं फहरेगा तो हम हिंदुस्तानियों का जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, वो हम यहाँ पे होस्ट करेंगे। और इसीलिए हमने 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया ताकि 15 अगस्त 1947 को हम इसको होस्ट कर सकें। अब बात आती है सॉन्ग और नेशनल एंथम की। तो जो हमारा सॉन्ग और नेशनल एंथम था वो हमने अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को, और प्रेसिडेंट को हमने अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950। तो इसको याद ऐसे भी रखा जा सकता है कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो ध्वजवंदन करते हैं, राइट। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हो कि 24 जनवरी 1950 से 26 जनवरी को, ताकि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो ध्वजवंदन करते हैं। तो 24 जनवरी को हमने प्रेसिडेंट को अडॉप्ट किया है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी उसको हमने अस्तित्व में लाया। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज और हमको ध्यान देनी है, वो है कमिटीज, ठीक है। अब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो कि संविधान का निर्माण कर रही है ना। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान निर्माण करने में कितने सारे काम होते हैं, राइट। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, स्टेट के लेवल के कुछ अफेयर्स, कुछ इकोनॉमिक अफेयर्स, कुछ अलग चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग। तो क्या सारा का सारा काम एक ही असेंबली करेगी? नहीं, सारा का सारा काम एक असेंबली नहीं करेगी। असेंबली को बांटा जाएगा छोटी छोटी कमिटीज में, राइट। और यही कमिटीज जो हैं ये आगे चल करके अलग अलग काम करेंगी, इनको इनके जो भी काम दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगी। इन कमिटीज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कमिटी है वो है हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्राफ्टिंग कमिटी का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, राइट। ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर इस कमिटी को चेयर कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब जो इनका फर्स्ट ड्राफ्ट था, फर्स्ट ड्राफ्ट जो इन्होंने प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रिपेयर हुआ था कब? वो प्रिपेयर हुआ था फरवरी 1948 में, राइट। फर्स्ट ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड ऑन फरवरी 1948। इसके बाद सेकंड जो ड्राफ्ट आया, सेकंड ड्राफ्ट आता है हमारा अक्टूबर 1948 में, और थर्ड जो फाइनल ड्राफ्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमको मिलता है 4 नवंबर 1948 में। अब भाई ये तो बात हो रही है कि ये ड्राफ्ट किया गया, इनने बोला कि इस टाइप का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फाइनल ड्राफ्ट इनने रखा 4 नवंबर 1948 को। अब 4 नवंबर 1948 को जब इनने अपना फाइनल ड्राफ्ट रखा, तो अब जैसे कि हम जानते हैं प्रोसेस होती है रीडिंग की, है ना। तो किसी भी ड्राफ्ट की हमेशा हमने देखा 3 रीडिंग्स पॉसिबल है, 3 रीडिंग्स होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट रीडिंग में सिंपली रीड किया जाता है, सेकेंड रीडिंग में उस पर सजेशंस लिए जाते हैं, और जो हमारी थर्ड रीडिंग होती है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं या जो भी फाइनल प्रूफ होता है, फाइनल प्लान होता है, वो यहाँ पर होता है। और जब थर्ड रीडिंग के बाद जिस भी फॉर्मेट में वो पास हो जाए तो हम मानते हैं कि ओके, नाउ इट इज द फाइनल ड्राफ्ट, या फाइनल चीज जो बननी थी वो बन चुकी है, फाइनलाइज हो जाता है थर्ड रीडिंग के बाद। तो रीडिंग्स की डेट वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर ध्यान रखना हो तो ये ध्यान रखें कि फर्स्ट रीडिंग 1948 में हुई, सजेशंस के लिए जो सेकंड रीडिंग थी वो भी 1948 में हुई, और इसके बाद अब क्योंकि सजेशंस हो गए, सजेशंस के बाद काफी सारे ऑल्ट्रेशन होने वाले हैं, बहुत सी चीजें जुड़ेंगी, बहुत सी चीजें कम होंगी। तो फाइनली जो हमारी थर्ड रीडिंग हुई थी वो हुई थी 14 नवंबर 1949 को। और 14 नवंबर 1949 की फाइनल रीडिंग के बाद हम ये जानते हैं द 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था? हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब पूरे तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है।
और ये डेट जो है 26 नवंबर 1949 के बाद से कुछ चीज़ें हमारी उसी वक्त अस्तित्व में आ गई थी, क्योंकि हमको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस थे जिनको फुलफिल करना था, सच एज अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, राइट, सिटीजनशिप थी और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि बनने के साथ ही, मतलब यहाँ पर अडॉप्ट होने के साथ ही हमारी एनफोर्समेंट में आ चुकी थी। अब इसके बाद क्या होता है, देखो 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया और 26 ऑफ जैन 1950 को हमने इसको इन्फोर्स किया। एनफोर्समेंट होता है 26 ऑफ जैन 1950 को। उसके बाद से हमारा जो देश है वो एक, हम कह सकते हैं गणतंत्र, राइट, एक ऐसा देश जहां पर के उसका खुद का संविधान है, स्टार्ट हो गया। अब कुछ और बेसिक फीचर्स की अगर बात करें तो बेसिक फीचर्स में जो हमको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें से हमें सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि आर्टिकल्स कितने थे। भाई जब इनिशियल स्टेज में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। शेड्यूल्स कितनी थी, शेड्यूल्स थी हमारे पास 8 और पार्ट्स कितने थे, पार्ट्स थे हमारे पास 22। वर्तमान समय की बात करें तो शेड्यूल एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी हो गई है, 12, ठीक है। आर्टिकल्स एक्चुअली में हम 395 ही काउंट करते हैं, कभी कभी क्या होता है सब क्लॉजेस को भी देख करके वो संख्या जो है आपको 445 तक बता सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो कहीं कहीं पे आपको जैसे मिल जाएगा आर्टिकल 21 है, राइट, और आर्टिकल 21A है। ऑल्दो हैं ये दो आर्टिकल, बट क्या है कि क्योंकि इनके नंबर सेम है, इसलिए आप अगर 395 आर्टिकल्स भी कह रहे हैं तो आप गलत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स संख्या के आधार पे या सीक्वेंस वाइज अगर आप देखो तो 395 तक के नंबर्स हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। उसके अंदर आप सब क्लॉजेस बना सकते हो, उसके अंदर आप बहुत सी सारी चीजें एडिट कर सकते हो, तो इसके कारण आप मान सकते हो कि 440 और 450 जितना भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा नंबर्स, वैसा कहा जा सकता है। अब तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि आप अगर 395 आर्टिकल्स भी कह रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस चीजें ऐसी होती हैं जो हमको थोड़ा सा क्या है ध्यान रखनी चाहिए रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और वी शुड से रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कभी कभी कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिसलेनियस में आप क्या ध्यान रखेंगे, मिसलेनियस में आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि एलिफेंट जो है वो हमारा सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करता था, ठीक है। अब एलिफेंट सिंबल क्यों हुआ करता था ये बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया फिर भी बता देती हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज है वो काफी बड़ा है, राइट, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है ये, और रिटर्न फॉर्मेट में है। तो जो साइज में बड़ा है इसके कारण हमने सिंबल क्या रखा है, एलिफेंट रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप सेक्रेटरी की पोस्ट, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, सेक्रेटरी की पोस्ट पर जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, तो सेक्रेटरी थे हमारे HV अयंगर, ठीक है, सर HV अयंगर वॉज द सेक्रेटरी। फिर इसके बाद अब आप जानते हैं कि हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न फॉर्मेट में है, तो भाई रिटर्न फॉर्मेट में है मतलब लिखा हुआ है। तो जब लिखा होगा तो किसने लिखा होगा, तो जो है कैलीग्राफी हुई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बायलिंगुअली लिखा हुआ है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो जो हिंदी का आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा है किसने, वो लिखा है श्री प्रेम बिहारी नारायण जी ने। जो राइटिंग आपको मिलेगी वो श्री प्रेम बिहारी नारायण जी की है। जब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आपको कहीं पर उसका कुछ दिखाई नजर आए तो आप देख सकते हो हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइटिंग है वो राइटिंग श्री प्रेम बिहारी नारायण जी की है। और जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में जो उसका कैलीग्राफी है, एक सेकेंड, ये जो प्रेम बिहारी नारायण जी की राइटिंग की हम बात कर रहे हैं, प्रेम बिहारी नारायण जी का जो आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश वाली जो कैलीग्राफी है वो प्रेम बिहारी नारायण जी की लिखी हुई है, यानी इंग्लिश राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपकी प्रेम बिहारी नारायण जी की है। और जब आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी वाली जो राइटिंग है हिंदी में आपको मिलेगा तो वो हस्तलिखित है किसके द्वारा, वो लिखा हुआ है वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा, श्री वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा, ठीक है। और शॉर्ट में याद रखना है तो VK वैद्य भी ध्यान रख सकते हैं। ये हो गई भाई हैंड राइटिंग की बात। हैंड राइटिंग के अलावा एक बात जो और ध्यान रखी जा सकती है वो ये है कि इसमें डेकोरेशन हुए।
डेकोरेशन इन द सेंस कुछ बॉर्डर्स या कुछ लाइंस इस तरीके से कुछ आर्टिस्टिक वे में इसको डेकोरेट करने का प्रयास किया गया है। तो जो डेकोरेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू कॉपी जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल कॉपी में है, वो किए गए हैं नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है, नंदलाल बोस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कॉमन है। और अगर आप हिंदी में किसी और का नाम ऐड करना, हिंदी में एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें हेल्प किया है, तो वो थे श्री व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी ने भी इसमें जो है डेकोरेशन किया हुआ है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्रू कॉपी है उसमें। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ लिखा ही नहीं गया बल्कि बहुत ही खूबसूरती से उसको सजाया भी है, विच मीन्स कि ये आपको डिपिक्ट करता है कि हमारा जो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक रिटन पेपर ना होकर के हमारे जितने भी उस वक्त के लोग थे उनका एक ड्रीम था विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया, right? So this is how the Constituent Assembly made the Constitution, and there were certain basic informations regarding the Constitution or its copies, writings or etc. Next session जो हम पॉलिटी का करेंगे उसमें हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्लियर कट मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि हम अभी ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं काफी बड़ा है। तो इसमें से ऐसे फीचर्स जो हमने बोरो किए हैं बाहर से या दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से वो देखेंगे, कुछ ऐसे फीचर्स जो हमने हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड्स के एक्ट से बोरो किए हैं वो देखेंगे, और साथ के साथ हम देखेंगे हमारे दूसरे जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर, यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।